नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ये कहा कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि अगर दलित परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मर्डर होता है और वो व्यक्ति दलित परिवार से आता है, तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके लिए एक नियम बनना चाहिए। बिहार में चुनावी माहौल बन चुका है। मात्र 2 महीने की दूरी पर अब चुनाव है। चिराग पासवान दलित नेता लगातार आंख दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को। जीतन राम मांझी एंट्री हुए हैं। कई तरह के टूट फूट भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर हमने प्रयास किया लोजपा पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से बात करने का, पर उन्होंने इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं किया। तो हमने संपर्क किया डीएम दिवाकर सर से। ये यहाँ पर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं और समाज विज्ञानी भी हैं। डायरेक्टर रहे हैं जी। तो आखिरकार एक समाज विज्ञानी इस मामले पर क्या सोचता है, जिसने समाज को समझा है। स्वागत है सर आपका एचएस बिहार में। क्या कहा जाए सर, इस मामले को आप देखते हुए पहले क्या कहिएगा? देखिए, बिहार ही नहीं, देश में दलितों की स्थिति आज भी बहुत ख़राब है। चाहे उसके शिक्षा का सवाल लीजिए, उसके स्वास्थ्य का सवाल लीजिए, उसके बास का सवाल लीजिए, उसके ज़मीन का सवाल लीजिए। इस पर सरकारों ने काम नहीं किया है जो करना चाहिए था। सबों ने कहा जरूर है कि हम करेंगे, किसी ने नहीं किया। जब नीतीश जी की बारी आई तो ये दलित विकास मिशन बनाए, तो एक उम्मीद बनी थी कि ये दलितों का एक एजेंडा को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ ही जब बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें गरीबों को ज़मीन देने की बात हुई, तो वो बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट ठंडा अवस्था में चला गया, वो नहीं लागू हो पाया। बाद में हुआ कि 1948 से ही बिहार में बासगीर ज़मीन का कानून है, तो उसी को लागू कर दें तो जो होमलेस है उनको मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो अधिकतर जो घर विहीन लोग हैं वो दलित ही हैं, तो उनको घर मिल जाए, ये होगा। उसके लिए 3 डिसमिल ज़मीन का प्रावधान हुआ। बाद में जब जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री हुए तो चर्चा चली कि हम लोग 5 डिसमिल और फिर 10 डिसमिल की बात होगी। वो भी बात ही होके रह गई, हो नहीं पाई। तो लैंड रिफॉर्म कोर कमेटी बनाया एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के ही कोऑर्डिनेशन से। बिहार में दलितों को, गरीबों को ज़मीन जो उनको सरकार ने पहले दी है उसी पर उसको दखल दिला दे, वो भी नहीं हो पाया। हालत ये हो गई कि जो 23 लाख से अधिक बेनिफिशियरी थे उसका अगर छानबीन हम लोगों ने शुरू किया तो सरकार के पास ही उसकी कोई सूचना नहीं थी। फिर ज़मीन वालों से अगर बात करनी शुरू की तो ज़मीन वालों ने जो कार्ड दिखाया वो करीब 16 लाख लोगों की पहचान हो पाई। 7 लाख लोग जिनको सरकार ने पर्चा दिया है उसकी पहचान भी नहीं हो पाई। ये है सरकार की इच्छा शक्ति गरीबों के और दलितों के लिए। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, अभी की जो सरकार है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि समाज कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी हुआ करते थे नीतीश जी के सरकार में, और बसहिया समस्तीपुर में दलितों की बस्ती को ट्रैक्टर से उजाड़ दिया गया था। मैं व्यक्तिगत तौर पर मिलके उनसे कहा था कि आप देखिए इस तरह की स्थिति हो रही है, आप इस पर संज्ञान लीजिए, और कुछ नहीं हुआ। उसमें दलितों के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। मुख्यमंत्री जब बने जीतन राम मांझी तब इस पर कुछ हुआ कि नहीं सर? उसके जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो लैंड रिफॉर्म कोर कमेटी हम लोग मिलने गए थे उनसे, समय नहीं दिया मिलने का। और जब वहाँ बहुत देर इंतजार करने के बाद मिलने भी आए तो अलग से कोई बात नहीं की। तो मुझे दिखता ये है कि दलित के नाम पर में राजनीति तो होती रही है, लोग करते रहे हैं, और विभिन्न पार्टियों ने अब दलित मोर्चा बना लिया है जिससे दलितों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। ये बाबा साहब के जो सपना था दलित को एकजुट करके उसको शिक्षित और संगठित करके संघर्ष करने का, उसमें ये बिखराव पैदा हो गया है। अब विभिन्न पार्टी दलित के नाम पर में उनके भावना का तो शोषण करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनके लिए काम नहीं करते। और आज के स्थिति में देखिए सरकार को देखिए, ये जो नया फैसला हाँ, है सर, देखिए ये जो नया फैसला आया है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये फैसला जब 15 साल शासन के बाद इनको लगा कि दलित पर जो हो रहा है उसका कंपनसेट करने का ये तरीका होना चाहिए। होना तो ये पहले दिन से चाहिए था, जब दलित विकास मिशन बनाए थे तो उसी समय होना चाहिए था। अब जो ये अंतिम समय में कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से, मैं उनके सदिच्छा पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन उनके जो उनके क्रियान्वयन होंगे वो संदेहास्पद हैं, क्योंकि कल अब जब होगा तो होगा की बात है। सोशल मीडिया पर भी सर काफ़ी ज़्यादा इसे लेकर लोग मतलब विद्रोह कर रहे हैं, खिलाफत में लिख रहे हैं कि अब तो
मर्डर होगा तो ही नौकरी मिलेगा, मतलब दलित को मर्डर होना होगा परिवार में कोई। अब ये दुखद बात है, दुखद बात है कि आप जब दलित के प्रति जो प्रताड़ना है उसका, हमारे कई अध्ययन हैं इस पर में जो बताते हैं कि दलित को अगर भूमि आप दे देते हैं तो ढेर सारे जो उसके वल्नरेबिलिटी है वो कम हो जाते हैं। मसलन अगर उसके पास अगर बांस की ज़मीन है तो दूसरे के बांस में नहीं जाएगा अपने बाह्य कर्म के लिए या अन्य तरह से निवृत्त होने के लिए, तो उसे वो घटना नहीं होगी। जो अकारण घटनाएं होती हैं वो सब बंद हो जाएगा, उनके मवेशी वगैरह का इंतजाम वो अलग से कर पाएंगे। तो एक साधारण जो जमीन बांटने की प्रक्रिया थी जो जड़ में था, संरचनात्मक हिंसा जो उसके जड़ में है, उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। पीस मिल में कुछ चीज़ों को देकर बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं। और इसमें आप देखिए जब दलित विकास मिशन बना भी था और दलितों का बंटवारा हुआ था, महादलित का बंटवारा, तो उस महादलित में पासवान छोड़ के बाकी सबको समेट लिया था, ये दिखाने के लिए। उसमें चूंकि रामविलास पासवान के साथ टक्कर चल रहा था तो उन्होंने अपने को किस तरह से आइसोलेट करके दलित का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, ये मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है बेसिकली। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके दलितों को लोग अपने अपने ढंग से देखते हैं। मेरा यहाँ एक बात और कहनी है कि जब दलित कोई दल छोड़ के जाता है तो बड़ा हाय तोबा मचता है और उसके लिए लोग कहने लगते हैं कि अब भरोसे का नहीं रहा। चाहे जीतन राम मांझी छोड़े तो भरोसे के नहीं रहे, या हाल में अगर श्याम रजक छोड़े तो भरोसे के नहीं रहे। लेकिन जब हमारे बड़े बड़े नेता छोड़े तो भरोसे के रह गए, उनके भरोसा पर कोई सवाल नहीं उठाता, चाहे वो सिंधिया हो या फिर कोई भी। आप सिंधिया क्यों, आप अरे नीतीश जी ही तो कहीं से छोड़ के गए ना, समता पार्टी से छोड़ के आए। अभी राजद जदयू साथ बनाया था सरकार, छोड़ के ही तो फिर बीजेपी में गए, तो उनके भरोसे पर कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर श्याम रजक चले गए जदयू से राजद में तो उनके भरोसे पर सवाल, अगर जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए तो उनके भरोसे पर सवाल। एक और मेरा भी सवाल है सर कि कई सवर्ण हैं जो फेसबुक पर लिख रहे हैं कि क्या सिर्फ दलितों के जिंदगी की ही कीमत है, क्या सवर्णों के मरने पर सरकार कुछ नहीं देगी? देखिए यहाँ दलित और सवर्ण की बात ही नहीं है, ये बात बेईमानी हो रही है। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है सबके लिए, और राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ गला काटना ही नहीं होता है। वो कौन सी ज़िंदगी होगी जिसमें भरपेट खाना नहीं मिलेगा और राइट टू लाइफ होगा? वो कौन सा जीवन होगा, जीवन का अधिकार होगा जिसमें शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं होगा, बुनियादी ज़रूरतों के लिए आवास और वस्त्र का अधिकार नहीं होगा और राइट टू लाइफ होगा? वो जब राइट टू लाइफ कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट, तो इसका मतलब है कि व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात हो रही है। चूँकि सरकारों ने, कोई एक नहीं, सरकारों ने चूँकि इन मुद्दों को ठीक से एड्रेस नहीं किया, तब ये सवाल उठा कि जो निचले पंक्ति के, अंतिम पंक्ति के लोग हैं, कम से कम उनका तो ख्याल करिए। तो इसके लिए दलित को अलग से तरजीह देने की बात हुई है। मुझे लगता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इस बात को रैशनलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसे इसे प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि लेना ये चाहिए कि समाज का अगर एक तबका अगर वो मुख्य धारा में जुड़ जाएगा तो कल सबकी बारी आ सकती है, बारी बारी हो सकती है, राज्य कल्याणकारी भूमिका में रहेगी तो होगा। एक और सवाल, अंतिम सवाल है सर मेरा, कि अगर दलित ही दलित की हत्या कर दे, चूंकि जब ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि किसी के हत्या पे ही नौकरी मिलेगी, तो कोई बूढ़ा बाप है घर में, अगर पुत्र चाहे तो उसे मार कर नौकरी ले लेगा, तो क्या दलित अगर दलित की हत्या करेगा तब क्या होगा? देखिए जो मर्डरर होगा उसको तो नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी, इसलिए वो तो प्रक्रिया नहीं। और से भी करवा सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई दूसरा मर्डर करता है तो मर्डर जो करेगा वो तो अपराधी होगा। चूँकि यदि कानून बन जाएगा तो दलित की हत्या होगी तो उस परिवार से लोगों को नौकरी मिलेगी, ये बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसका इंतज़ार क्यों किया जाए कि मर्डर हो तब उसकी नौकरी हो। आप उसे अच्छा आवास, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, वो कम्पीट करके बाज़ार में निकल के नौकरी ले लेगा। आप उसे मजबूत इंसान तो बनाइए, उसे मुख्य धारा में शामिल तो करिए। तो यदि आप उस प्रक्रिया में नहीं आते हैं और तब अगर इस तरह की बात करते हैं तो बेईमानी है। यदि आप उसको करते हुए ये भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तब दलित के प्रति जो अत्याचार का स्वरूप है वो ये दुधारी तलवार है, दोनों तरह हो सकता है। अगर समाज चेतेगा तो ये पक्ष में भी जा सकता है, और अगर समाज प्रतिक्रिया में आ जाएगा तो विपक्ष में भी जा सकता है। वोट कितना कन्वर्ट होगा सर इससे? नहीं, इससे वोट कन्वर्ट नहीं होगा। दलित को आप मरने के बाद नौकरी देंगे, इससे वोट कन्वर्ट नहीं होगा।
अब समाज में लोग इतने कमज़ोर नहीं रह गए हैं, लोग समझते हैं कि इलेक्शन का समय आया है, इस समय में ये नियम बना रहे हैं। लोग समझते हैं। हाँ, लोग समझते दलित हैं, समझेंगे। बिल्कुल समझेंगे जी। वो इसके बल पर वो ऐसे वोट देने वाले नहीं है। दलित की चेतना भी अब विकसित हुई है और वो अपने राजनीतिक आकांक्षा समझते हैं और अपने लोगों को जो उनके लिए काम करते हैं उसके साथ वो चलना चाहते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं वो। इसीलिए बरगलाने से वो किसी को वोट अब नहीं देंगे। लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है लोकतंत्र मजबूत। वोट कन्वर्ट नहीं होगा ऐसा कहना है डीएम दिवाकर सर का, पर यह बहुत बड़ी राजनीति है जदयू की। लगातार चिराग पासवान जो है वो बागी तेवर अपनाए हुए थे। जीतन राम मांझी की एंट्री होती है जदयू में तो जदयू को थोड़ा बल मिलता है और इसके बाद ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है पॉलिटिकल पंडित के द्वारा। तो ऐसे में बिहार की राजनीति कहाँ मुड़ती है, दलित का वोट किसको जाता है, वोट कितना कन्वर्ट हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आप बने रहिएगा एचएस बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।